नमस्कार साथियों, जैविक खेती गुरुकुल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज साथियों हम बात करेंगे एनपीके के विषय में। एनपीके क्या होता है, कैसे लगता है, हमारी फसलों में एनपीके का क्या क्या काम रहता है, उसके विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एनपीके एनपीके माने एन माने नाइट्रोजन, एन का हो गया नाइट्रोजन, पी का हो गया फास्फोरस, और के का हो गया पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों नाइट्रोजन का क्या कार्य रहता है। नाइट्रोजन जब हम यूरिया डालते हैं फसलों में तो यूरिया का क्या काम रहता है। नाइट्रोजन जो है यूरिया में 46% नाइट्रोजन आता है, 46% जो है नाइट्रोजन आता है यूरिया में, और बाकी का जो 54% है वो यूरिया में क्या होता है। बाकी का जो 54% है वो जो है वो सड़कों में जो सड़कें बनती है उसमें जो डामर यूज होता है ना, हम जो डामर जो उसका प्रयोग करते हैं सड़कें बनाने में, उसमें एक प्रयोग होता है तारकोलिन करके। तो ये जो 54% जो बचा है यूरिया में, 46% हमें नाइट्रोजन प्राप्त होता है और 54% जो बचा है वो तारकोलिन होता है, जो डामर में प्रयोग किया जाता है। सड़कें बनाने के लिए जो डामर यूज किया जाता है ना, उसमें तारकोलिन मिलाया जाता है, वो रहता है 54% अपने यूरिया में, जो हमारी ज़मीन को कड़क बनाता है और धीरे धीरे जो है वो कड़क बन जाती है, और उसके साथ ही पीएच हमारा जो है ज़मीन का वो बढ़ता रहता है। ऐसे करके धीरे धीरे उत्पादन देना ज़मीन जो है वो बंद कर देती है। तो हम जो जितने भी केमिकल उर्वरकों का जो प्रयोग कर रहे हैं खेतों में, वो मतलब मीठा जहर है ज़मीन के लिए। वो एक साथ हम यदि यूज करते हैं तो एक साथ उनका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव जो रिजल्ट है हमें एक साथ देखने को नहीं मिलता है, ये धीरे धीरे देखने को मिलता है। ये क्या है, जो बचा हुआ जो हिस्सा है नाइट्रोजन का, ये यूरिया में जो हमें बचा हुआ हिस्सा मिलता है 54%, ये जो तारकोलिन है वो धीरे धीरे ज़मीन को जो है बांधने का काम करता है। तो नाइट्रोजन का कार्य क्या होता है, पौधों में वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी हम यदि यूरिया आज यदि छिड़काव करेंगे किसी फसल में तो हमें 1 या 2 दिन में उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, और हमें पौधों में जो है वो हरापन देखने को मिलता है। 1-2 दिन में इसका रिजल्ट हमें दिख जाता है। यूरिया जो हम खेत में डालते हैं 1-2 दिन में इसका रिजल्ट दिख जाता है, और इसका कार्य क्या रहता है, ये पौधों में जो है हरापन लाता है। नाइट्रोजन का कार्य साथियों पत्तियों में क्लोरोफिल को बढ़ाने का है, जिससे क्या है प्रकाश संश्लेषण अच्छा हो और पत्तियों में गहरा हरापन आए। जितना हरापन होगा पत्तियों में उतना ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है वो अच्छे से हो पाएगी। और वेजिटेटिव ग्रोथ, फसल को बढ़वार, जो फसल की जो बढ़वार है उसे बहुत तेज़ी से करता है, नाइट्रोजन का ये कार्य है। और यूरिया जो हम रासायनिक उर्वरकों का यदि हम बात करें तो यूरिया जो है 46% नाइट्रोजन जो है हमें प्राप्त होता है और 54% जो है फिक्स होता है ज़मीन में। धीरे धीरे जो ज़मीन जो है कड़क होने की वजह से ही आज हमारे खेतों में जो है 50 HP का जो ट्रैक्टर है, 50-55 HP का जो ट्रैक्टर जो आते हैं, वो भी अभी किसानों को जो है ये कम लग रहा है कि भाई इससे भी मुझे लगता है अधिकतर किसान जो है संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि पलटी प्लाव करने के लिए जो 50-55 HP का जो हम ट्रैक्टर यूज़ करते हैं वो भी अभी इस ज़मीन की जो पलटी प्लाव हम जो करते हैं उसमें अच्छे से नहीं हो पाता है। इसमें भी 4 व्हीलर ट्रैक्टर चाहिए। यदि 4 व्हीलर ट्रैक्टर नहीं हुआ तो ये आगे से स्लिप मारेगा ट्रैक्टर, और पीछे से कंगे की तरह वो कूदना शुरू हो जाएगा। इसलिए 4 व्हीलर जो है ट्रैक्टर की हमें आवश्यकता है। 55-60 HP का जो ट्रैक्टर हमारे खेतों में जो है प्रवेश कर चुका है, क्योंकि पहले शुरुआत में आपको पता होगा कि हमारे जो पूर्वज जब खेती करते थे तो जो बैल का जो हल है उससे ही, मतलब बैल के जो हल से आराम से ज़मीन जो है उथल पुथल कर ली जाती थी। फिर उसके बाद 25-30 हॉर्स पावर का जो है ट्रैक्टर आया, फिर उसके बाद जो है ज़मीन और
टाइट होती गई तो उसके बाद 35 एचपी का ये आया, ट्रैक्टर आया। उसके बाद 45-50, अभी 55-60 तक एचपी के जो है वो भी ट्रैक्टर बाज़ार में आ गए हैं और खेतों में जो है किसान उसको उनका उपयोग कर रहे हैं। तो यूरिया जो है हमें नाइट्रोजन ज़रूर देता है, लेकिन इसके साथ ही हमारी ज़मीन को जो है बंजर करने में भी अच्छा खासा योगदान दे रहा है। इसलिए केमिकल फर्टिलाइज़र को जितना हो सके धीरे धीरे कम करने का हम प्रयास करें, तो इसी में सबका भला है। और इसके बाद यदि हम बात करें साथियों, पी माना फास्फोरस। फास्फोरस का क्या कार्य रहता है? फास्फोरस जो है पौधे की जड़ों को मजबूत करता है और फल फूल लाने में हेल्प करता है, और जो जितने भी फल फूल लगते हैं उनको झड़ने से रोकता है। और फास्फोरस जो है तने की मोटाई लाने में भी हेल्प करता है। किसी भी हम फसल का यदि उत्पादन लेते हैं तो फास्फोरस का उसमें मुख्य योगदान रहता है। तो फास्फोरस की जगह हम जो है केमिकल फर्टिलाइज़र की हम यदि बात करें तो बाज़ार में जो है डीएपी और ये सिंगल सुपर फास्फेट ऐसा करके हम फास्फोरस के रूप में हम खेतों में डालते हैं। तो डीएपी जब हम खेतों में डालते हैं साथियों, डीएपी माना डाई अमोनियम फास्फेट, तो इसमें जो है 46% फास्फोरस आता है। 46% फास्फोरस आता है। तो डीएपी का जो हम बैग लेते हैं बाज़ार से वो 50 केजी का बैग आता है। तो यदि हम 100 केजी डीएपी लेवें तो उसमें 46% हुआ। तो यानी कि 100 केजी यदि हम लेते हैं डीएपी तो उसका 46 किलो हमें फास्फोरस मिलता है। तो 50 किलो में जो है 46 का आधा 23 किलो हमें फास्फोरस मिलता है। तो जब हम ये डीएपी खेतों में डालते हैं साथियों, तो ये जैसे आज हमने खेतों में इसको डाला है तो ये कार्य शुरू करना चालू करेगा 28 दिन के बाद। जैसे यदि आज हमने डीएपी का जो है उपयोग खेत में किया है, छिड़काव किया है, तो डीएपी जो है 28 दिन के बाद अपना कार्य करना शुरू करती है। और इसमें भी यदि ज़मीन का पीएच यदि है 6.5, यदि 6.5 ज़मीन का पीएच हो और 1% ऑर्गेनिक कार्बन हो, उसमें ही 28 दिन में कार्य करना शुरू करता है। जो हम फास्फोरस डीएपी के रूप में या सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में जो हम खेतों में डालते हैं, उनका जो है ये 28 दिन में अपना कार्य शुरू करते हैं। और वो भी यदि ज़मीन का पीएच 6.5 हो और ऑर्गेनिक कार्बन जो है 1% हो तब। और ज़मीन का पीएच 6.5 अभी मुझे नहीं लगता किसी किसान भाई के 6.5 पीएच है। यदि उसने एक बार भी यूरिया और डीएपी का यदि इस्तेमाल कर लिया अपने खेतों में तो 6.5 तो इम्पॉसिबल है। और 1% कार्बन अभी कहीं हमें देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि पूरे भारत भर में आप भ्रमण कर लीजिए, हाईएस्ट जो मैक्सिमम जो ऑर्गेनिक कार्बन है तो मतलब आपको 0.50 मिलेगा मैक्सिमम। कहीं कहीं कोई हो सकता है कोई जैविक खेती करते हैं उनके 1%, 2% तक भी मिलता है। और जंगलों का यदि हम पीएच की जंगलों का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वहाँ की हम यदि बात करें तो 5% होता है जंगलों में। जंगलों में जो ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो 5% होने के कारण ही ना तो उन पौधों को कभी खाद की आवश्यकता रहती है, ना उन पौधों को कभी पानी की आवश्यकता रहती है। वो स्वतः ही प्राकृतिक रूप से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और फलते फूलते हैं। और उनका जो टेस्ट है तो जंगलों के जैसे हमने आम का यदि फल हम खाते हैं तो एक तो जंगल में लगा जो आम का पौधा है उससे यदि हम आम खाते हैं तो उसका टेस्ट आपको ज़मीन आसमान का फर्क रहेगा मुकाबले इसके जो हम बाज़ार से जो आम लाके खाते हैं। क्योंकि ये आम के जो बागान लगा रखे हैं किसानों ने तो उनमें भयंकर रूप से पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है और भयंकर इनका केमिकलों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। साथियों ये जितने भी हम रासायनिक फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड वगैरह है, तो ये हम उपयोग इनका कर रहे हैं तो ये सारे कैंसर के कारण हैं। जो कैंसर जो भारत में बढ़ रहा है तो उसमें कैंसर बढ़ाने का जो योगदान है मुख्य रूप से इन रासायनिक फर्टिलाइज़रों और पेस्टिसाइडों का ही है। इनका हमने अंधाधुंध उपयोग किया खेतों में, उनके जो रिजल्ट है हमें देखने को मिल रहे हैं चारों तरफ। हम कहीं भी देखें कैंसर के जो पेशेंट है हमें मिल रहे हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं वो सब इन पेस्टिसाइड्स की वजह से ही है।
रासायनिक फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड जिनका हम उपयोग कर रहे हैं अंधाधुंध, सब इनकी ही देन है ये। तो साथियों, किसान का फर्ज बनता है कि जो हम पर आश्रित है, जो लोग भोजन करते हैं, तो वो किसान का ही गुणगान करते हैं कि भाई कहीं किसान ने जो है बुआई की है, फसल उगाई है, फसल का उत्पादन लिया है, वो फसल हम तक पहुंची है और आज हम इसको खा रहे हैं। तो किसान का फर्ज बनना चाहिए कि हम किस प्रकार से जो है हम उत्पादन भी अच्छा लेवें और इन केमिकल फर्टिलाइज़रों का जो है इस्तेमाल करना धीरे धीरे इनको बंद करना, इनका कोई हमें साइड का जो मार्ग है वो कहीं ना कहीं हमें आवश्यक रूप से इसको शीघ्र ही ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से हरित क्रांति आई है, हरित क्रांति आई थी तो इसका मुख्य रीजन था कि प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। सरकारों ने बहुत प्रयास किए कि भाई किसान को किस प्रकार से आमदनी जो है ज़्यादा हो, उसके लिए हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो हरित क्रांति की जब शुरुआत हुई थी साथियों, में एक किस्सा सुनाता हूँ आपको कि जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तो वो पंजाब में हुई थी। जो पंजाब जो है वो पहले जो धान है, गेहूँ है, उनका गढ़ था उत्पादन में, तो वहाँ शुरुआत की थी इन्होंने। हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी पंजाब से हुई थी। तो उसमें जब किसानों को बोला गया कि आप यूरिया जो है खेतों में, अपने खेतों में डालो, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा आपका, तो किसानों ने एक बार साफ मना कर दिया कि भाई हम किसी भी प्रकार का कोई फर्टिलाइज़र हम नहीं डालेंगे। तो कृषि अधिकारियों ने जो है रात को किसानों के खेतों में जाकर यूरिया का जो है 1-2 लाइन में यूरिया का जो छिड़काव कर दिया उन्होंने। फिर दूसरे तीसरे दिन उन्होंने किसान को बताया कि भाई एक तो ये देखो जहाँ पर हमने यूरिया का छिड़काव किया है, और एक आप इधर देखो जहाँ पर हमने यूरिया का छिड़काव नहीं किया है। तो किसानों को मतलब ज़मीन आसमान का उनमें फ़र्क दिखा। तो किसानों को इस प्रकार करके धीरे धीरे यूरिया का जो है चलन बढ़ता गया, क्योंकि किसानों को रिजल्ट मिलने लगा। जब रिजल्ट मिलेगा तो किसान उस ओर जाएगा। तो हालांकि उन कृषि अधिकारियों का ये मकसद नहीं था कि हम जो है अंधाधुंध इनका प्रयोग करवाएं। इनका तो थोड़ा सा प्रयोग करना था ताकि उत्पादन में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो पाए और किसान का कल्याण हो सके, इसलिए सरकारों ने खूब प्रयास किया था इस विषय में। तो अभी हालात ये हो गए हैं साथियों की बठिंडा से बीकानेर कैंसर स्पेशल ट्रेन जो है वो चल रही है। ये इन्हीं की बदौलत जो है ये सारा हो पाया है। इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि इनके बीज का रास्ता हम कैसे निकाल पाएँ कि इनका कम से कम हम उत्पादन कम से कम इनका जो है प्रयोग हम करें और अच्छा उत्पादन भी हम ले पाएँ। इसलिए हमें जैविक खेती की ओर आना पड़ेगा। तो इस विषय में भी आप ज़रूर सोचो किसान भाइयों, क्योंकि इनका लगातार उत्पादन आपकी ज़मीन को बंजर के सिवाय कुछ नहीं करेंगे। 1-2 साल, 10 साल, 5 साल आपको थोड़ा सा उत्पादन मिलेगा इसका, लेकिन आपको मैं एक दावे के साथ कहता हूँ, यदि आज आपने 1 किलो यूरिया डाला है खेत में, तो जितना आज आपने उत्पादन लिया है, तो अगले साल यदि 1 किलो की जगह आपने 1.25 किलो यदि यूरिया डाला तो उतना उत्पादन आपको वापस मिलेगा जो पिछले साल आपको मिला था। यदि आपको पिछले साल जितना उत्पादन लेना है और आपने 1 किलो ही यूरिया डाला, मतलब 1.25 किलो के बजाय 1 किलो ही वापस यूरिया डाला, तो आपको इतना उत्पादन नहीं मिलेगा, उत्पादन में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। इसलिए साथियों विचारणीय विषय है, इसमें आपको जरूर विचार करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर का जो हमारा फर्टिलाइजर है ये आ गया अपना पोटेशियम। पोटेशियम जो हम देते हैं, जो हमें बाजार से मिलता है MOP करके, MOP करके हम लाते हैं बाजार से पोटाश। पोटाश जो हम खेतों में डालते हैं रासायनिक उर्वरक के रूप में, जो पोटाश हम खेतों में डालते हैं साथियों, इसका क्या है, ये जो पोटाश जो है वो जितना आता है उसका 35% लगता है। जैसे हमने 100 किलो पोटाश डाला है तो उसका, यदि 100 किलो हम पोटाश डालते हैं तो उसका 35 किलो ही लगेगा, और बाकी जो 65% जो है वो फिक्स होता है ज़मीन में और ज़मीन को बांधने का काम करता है। तो पोटाश जो है हम जो बाजार से लाते हैं किसी भी रूप में, और ये भी जो 35% जो लगता है वो 28 दिन के बाद लगना शुरू होता है। 28 दिन के बाद लगना शुरू होता है, जो 90 दिन तक लगता रहता है। पोटाश जो हम खेत में डालते हैं रासायनिक उर्वरक के रूप में,
जो हमें मिलता है एमओपी के रूप में लाते हैं हम, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग जो ब्रांड के जो पोटास हमें उपलब्ध होते हैं बाज़ार में, वो हम जो लाते हैं रासायनिक, तो वो 28 दिन में लगते हैं और 90 दिन तक लगते रहते हैं। वो भी यदि ज़मीन का पीएच जो है 6.5 और ऑर्गेनिक कार्बन जो है 1% हो तो, नहीं तो ये जो 28 दिन में जो लगने की प्रक्रिया है वो इससे ज़्यादा हो सकती है। 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन भी ले सकता है ये, और 90 दिन तक लगातार ये लगता रहता है। फास्फोरस और पोटाश जो है हमें पौधों में दिखता नहीं है, लेकिन इनका असर आता है उनमें। ये हमें कब पता चलता है कि भाई हमने फास्फोरस और पोटाश दिया है या नहीं दिया है? ये फसल का जब हम हार्वेस्ट करते हैं तब हम पड़ोस के खेत में जिसने डाला है और हमने नहीं डाला है तो उसमें हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। उसका उत्पादन जिसने डाला है उसका ज़्यादा आएगा और जिसने नहीं डाला है उसका कम आएगा, ये हमें देखने को मिलता है। और नाइट्रोजन जो हम डालते हैं यूरिया के रूप में, तो ये तो हमें तुरंत दिखना शुरू हो जाता है। ये 1-2 दिन में नाइट्रोजन जो है हमें दिखना शुरू होता है और 5 दिन में ये अपना दिखा के पूरा फिनिश हो जाता है। ये अपना कार्य करके 5 दिन में फ्री हो जाता है। और फास्फोरस जो है 28 दिन में लगना शुरू होता है और 90 दिन तक लगता रहता है। ये लगातार थोड़ा थोड़ा लगता रहता है। फास्फोरस और पोटाश जो है 90 दिन तक लगते रहते हैं। और फास्फोरस मैंने आपको बताया कि 46% लगता है और 54% फिक्स होता है, और पोटाश में जो है 35% लगता है और 65% जो है ज़मीन में फिक्स होता है। अब हम साथियों बात करते हैं पोटाश का क्या कार्य है। पोटाश जो है साथियों ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। जैसे पौधे की जड़ों में जितने भी न्यूट्रिशन अवेलेबल है उनको वहाँ से उठाकर पौधे के हर हिस्से तक पहुँचाने का कार्य जो है वो पोटाश का है। यदि पोटाश हमने नहीं दिया, सभी न्यूट्रिशन ज़मीन में पड़े हैं, पौधे की कक्षा में पड़े हैं, तो पौधा वहाँ से उठा नहीं पाएगा। पोटाश का ये कार्य है। यदि हमने पोटाश यदि वहाँ अवेलेबल है, पोटाश यदि पौधे को मिला है, तो उसके बाद ही ये चीज़ें जो है जितने भी न्यूट्रिशन है वो अपटेक पौधा जो है वो कर पाएगा, नहीं तो पौधा नहीं कर पाएगा बिना पोटाश के। और जिस खेत में हम देखते हैं साथियों कि लगातार उसमें वायरस है, फंगस है और रस चूसक कीट जो है, इस प्रकार की जो बीमारी जो बार बार आती रहती है और पौधे हमें सुस्त देखने को मिलते हैं, बीमार देखने को मिलते हैं, तो उस खेत में हमें ये मान लेना चाहिए लगभग तय है कि उस खेत में पोटाश की जो है वो कमी है। इसके लिए हमें पौधों की जो जड़ों की जो कक्षा है वहाँ पर हमें पोटाश की जो है व्यवस्था वहाँ पर करनी होगी, तभी वो पौधा जो है पोटाश को पहले उठाएगा, फिर सारे जो न्यूट्रिशन जो वहाँ पर अवेलेबल फॉर्म में पड़े हैं वो उनको उठाने में सक्षम हो पाएगा। ये कार्य है साथियों पोटाश का। और अब हम यदि बात करें फसलों के जो हम न्यूट्रिशन जो है उनके कॉम्बिनेशन की जो हम बात करें, तो उसमें यदि हमने फास्फोरस यदि डाला है तो फास्फोरस को पौधा तभी अपटेक कर पाएगा यदि इसका फास्फोरस का हमने 10% मैग्नीशियम और 5% सल्फर जो है हमने फास्फोरस के साथ यदि हमने डाला है तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि फास्फोरस हम डाल रहे हैं तो उसमें फास्फोरस का 10% हमें जो है वो मैग्नीशियम डालना पड़ेगा और फास्फोरस का 5% जो है वो सल्फर हमें डालना पड़ेगा। और यदि हम पोटाश यदि हम डालते हैं तो जितना हम पोटाश डालते हैं उसका 10% जो है हमें कैल्शियम नाइट्रेट जो है डालना पड़ेगा, तभी जो है पोटाश अच्छे से काम कर पाएगा। क्योंकि पोटाश जो है वो ये कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो पोटाश और इनका दोनों का कॉम्बिनेशन है। और फास्फोरस जो है फास्फोरस, सल्फर और मैग्नीशियम इनका जो है कॉम्बिनेशन है। तो यदि फास्फोरस, मैग्नीशियम और सल्फर यदि हम साथ में डालेंगे तभी ये अच्छे से पौधे अपटेक कर पाएंगे। और पोटाश के साथ यदि हम कैल्शियम नाइट्रेट डालेंगे 10% तो ये अच्छे से अपटेक कर पाएगा। तो इसका रिजल्ट हमें और भी ज़्यादा मतलब देखने को मिलेगा ये यदि हम कॉम्बिनेशन इसका बिठाते हैं। तो साथियों इस प्रकार से जो है एनपीके हमारी फसलों के लिए किस प्रकार जो है हम जो डालते हैं वो किस प्रकार जो पौधों को जो अवेलेबल फॉर्म में मिलता है और किस प्रकार इनके कार्य हैं एनपीके के अलग अलग, तो मैंने आपको विस्तार से बताने का प्रयास किया है। एक साथियों मैं थोड़ा बताना भूल गया था कि ये जो 46% जो हम फास्फोरस जो हम डालते हैं डीएपी के रूप में या किसी भी फास्फेट जो हम रासायनिक उर्वरक जो हम डालते हैं
उसका जो है 20% हमारे पौधों को लगता है, यानी कि 46% यदि हमें फास्फोरस मिला है तो इसका 20% ही लगेगा। जैसे 46 है तो 46 का 20% कितना हुआ, 4 दूनी 8, 9 किलो 200 ग्राम, 9.2 किलो ही लगता है। यदि हमने डीएपी या कोई भी हमने जो फास्फोरस यदि खेत में डाला है तो इसका जो है 20% ही हमारे पौधों को लगता है और बाकी जो है सब फिक्स हो जाता है। जैसे हमने पोटास की बात की कि जैसे हमने हमारे पोटास जो हम लेते हैं तो उसमें यदि 50% पोटास है, उसमें बताया गया है कि 50% पोटास है तो 50% का 35% लगता है, बाकी फिक्स होता है। जैसे पोटास में जो है हमने कोई उर्वरक लिया, उसमें पोटास की मात्रा जो है वो 50% है, तो ये 50% जो बताया गया है उतना नहीं लगता है। 50% का 20% ही पौधों को लगता है, बाकी का फिक्सेशन में जाता है। 35%। पोटास जो है 35% लगता है और डीएपी ये जो फास्फोरस जो है वो 20% लगता है। ये 90 दिन तक लगते रहते हैं, धीरे धीरे लगते रहते हैं और 90 दिन के बाद इनकी साइकिल जो है वो समाप्त हो जाती है। 28 दिन में लगना शुरू होता है, 90 दिन तक लगते रहते हैं। तो पोटास जो है उसका 35% लगता है। जितना पोटास दे रखा है, जो उर्वरकों पर जितना लिखा हुआ है कि भाई इतना इसमें पोटास है, तो उसका 20% ही लगता है और बाकी 35% ही लगता है, बाकी 65% जो है वो फिक्सेशन में चला जाता है। और फास्फोरस का जो है 20% लगता है और 80% जो है वो फिक्सेशन में चला जाता है। तो अगले कुछ आने वाले वीडियो में मैं आपको साथियों बताऊंगा कि ये जो हमने डीएपी ये जो फास्फोरस हमने डाला है तो इसमें जो ये 46% है तो उसका हमें 20% ही मिल पाया हमारे पौधों को। तो 20% की बजाय 80% जो है हमारी पौधों को, वो हमारी फसलों को अच्छे से लगे। इस हिसाब से मैं आपको कुछ जो फॉर्मूले हैं उनको हम कैसे प्रयोग करके जो है इन फर्टिलाइज़र जो हम यूज करते हैं, फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन वगैरह, तो इनका हम किस प्रकार उपयोग करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है हमारे खेतों में अवेलेबल फॉर्म में हो और पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगे और कम से कम मात्रा में जो है वो फिक्सेशन में जाए। तो इसके विषय में जो है आने वाले कुछ वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मैं विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा कि हम किस प्रकार इन फर्टिलाइज़रों का जो है उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम पौधों का अवेलेबल फॉर्म में जो है उपलब्ध करवाएं और कम से कम जो इनकी मात्रा है वो फिक्सेशन में जाए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस प्रकार की जो है खेतीबाड़ी के विषय में जो है वह जानकारियाँ प्रदान करता रहता हूँ। यदि मेरे बताए हुए फार्मूलों और मेरे बताई हुई प्रक्रिया के आधार पर यदि आप चलते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जो आपका अभी जो उत्पादन आ रहा है उससे उत्पादन ज़्यादा आएगा और जितना आपका खर्च लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा आपका खर्च जो है वो कम होने वाला है। तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।